नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रवीण योगराज से। आपको बता दें कि जो किताब आपके मेरे हाथ में देख रहे हैं 42 इयर्स 42 लेसन्स, ये देखकर आपको समझ ही आ गया होगा कि इसमें क्या मतलब है। यानी कि इनके जो 42 साल का मेडिकल लाइन में जो एक्सपीरियंस है एज ए डॉक्टर एमबीबीएस के बाद, वो सारा इन्होंने इसमें शेयर किया है। और इसके अलावा मेडिसिन के साथ साथ अपने पर्सनल अनुभव भी इसके अंदर डाले हैं। और 42 लेसन है इसके अंदर। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, या जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, या फिर जो दिवंगत मुख्यमंत्री रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनका भी एक्सपीरियंस, उनका भी जिक्र जो है वो इसमें किया गया है। तो हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि आखिरकार उनका जिक्र आखिरकार इसके अंदर कैसे हुआ, और दूसरा कि कौन कौन सा एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है और क्यों किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद। ये जो किताब हम समझ रहे हैं 42 इयर्स, यानी कि आपके 42 साल एमबीबीएस, और जो 42 लेसन्स हैं, ये बड़ा दिलचस्प है कि आपने कैसे सोचा रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि हमने देखा कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो क्लिनिक्स में काम करते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, लेकिन आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। क्या मकसद रहा इसको, किस तरह का एक्सपीरियंस है? धन्यवाद रिचा जी। बात यह है कि जब मैं रिटायर हुआ तो तब मेरे को 42 इयर्स हो चुके थे इस प्रोफेशन में। तो अब तो 2 साल और हो गए हैं। तो 42 इयर्स पहले मैंने एमबीबीएस ज्वाइन की थी अकॉर्डिंग टू दिस बुक 1982 में। तो 2023 में मैं रिटायर हो गया। तो ऑलमोस्ट 42 ईयर से ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने देखा ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत कुछ घटा है। ऐसा मेरे साथ नहीं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में। लेकिन बड़े अच्छे काम उन्होंने किए होते हैं और हादसे भी होते हैं, लेकिन कभी भी वो पेन डाउन नहीं करते हैं अपने एक्सपीरियंस को। और लोगों को पता ही नहीं चलता कि लोगों ने कितना हार्ड वर्क किया होता है। मेरी तरह कई लोग होंगे, लेकिन मुझे लगा कि जो मेरे साथ बीता है मुझे पेन डाउन करना चाहिए। तो क्योंकि मैं ट्विटर एक्स के ऊपर काफ़ी एक्टिव हूँ, तब मैंने स्टार्ट किया कि 42 लेसन्स मैं डालूंगा ट्विटर पे। तो मैंने ट्विटर पे स्टार्ट किए, पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन। मैंने याद किया मेरी कहाँ का पोस्टिंग थी, अकॉर्डिंग डालता रहा। ऐसे करते 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 हम 10-15 दिन में एक डाल देता था। तो मुझे जब ट्विटर पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का, लोगों ने कहा डॉक्टर साहब वी आर वेरी हैप्पी, आपने हमें मोटिवेट किया। तो इट्स ए मोटिवेशनल बुक। तो जब मेरे 42 लेसन कंप्लीट हो गए, मुझे लगा कि मेरे लेसन तो कंप्लीट हो गए, सारी दुनिया ट्विटर पे नहीं होती। तो फिर मैंने उन्हीं जो लेसन्स को एक्सपैंड करके आप बुक की शक्ल में देख के, तो ये बुक मेरी पब्लिश होगी 19 अप्रैल 2026 को। अमेजोन पे भी अवेलेबल है। सैबर एंड कुल पब्लिशर्स है दिल्ली के, उन्होंने ये पब्लिश की है बुक। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को आ रहा है। और ये बुक इस वक्त बुक फेयर लगा हुआ है कला केंद्र, वहाँ भी ये 40% डिस्काउंट पे लोगों को फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन बेसिकली ये मोटिवेशनल बुक है। किसके लिए है? मेडिकल प्रोफेशनल, जो नए नए एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, और कोई भी बच्चा जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। इट्स ए मोटिवेशनल बुक। तो इसमें काफ़ी हार्डशिप्स होती हैं डॉक्टर की ज़िंदगी की, जो सारे डॉक्टर फेस करते हैं, सारे आईएएस ऑफिसर फेस करते हैं, वो सारा कुछ लिखा है और ये पेन डाउन किया है। इसी क्योंकि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी बिलावर के पास एक जगह मांडली, वहाँ से मुझे 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो पहली कहानी मैंने वहीं से स्टार्ट की। इसी तरह जो दूसरी कहानी है, वो हमें मेंढर के पास जब चीफ मिनिस्टर के साथ था 2022 में, हमारी एम्बुलेंस को मिलिटेंट्स ने घेर लिया था, कैसे हम लोग बचे वहाँ से, उस कहानी में मेंशन्ड है। इसी तरह एक कहानी है जो कि मुफ्ती साहब की ज़िंदगी की है। जब मुफ्ती साहब की 2016 में उनकी डेथ हुई, उससे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने जम्मू का दौरा किया था, और 11 जो अनकम्प्लीटेड साइट्स है, जैसे जम्मू का जो अभी फ्लाईओवर बना हुआ है, और किसी फोर्थ ब्रिज है, जो हरि सिंह पार्क है, इन सब का उसने बोला मुझे 20 दिन के अंदर, महीने के अंदर ये कंप्लीट वर्क चाहिए। सिमिलरली उन्होंने कश्मीर में भी ऐसा ही किया। और जिस दिन कश्मीर में बड़ी ठंड के मौसम में ऐसा कि शाम को वो कोलैप्स हो गए और काफ़ी सीरियस हो गए, कुछ दिनों के बाद डेथ हो गई। तो उनकी कहानी है। इसी तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जीवनी के ऊपर कुछ उनके अनसुने किस्से हैं जो हमारे साथ बीतते हैं। एक किस्सा मैं बताऊंगा। जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक आतंकी हमला हुआ था, 3 से 4 हज़ार लोग मर गए थे, डेथ हो गई थी अमेरिका में, यूएसए में पहली बार आतंकी हमला हुआ था, और बिल्डिंग को ही उड़ा दिया गया था एयरप्लेन्स के। तो फरूक साहब उस वक्त हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में जम्मू रेजिडेंस पे थे, हम भी साथ बैठे। उन्होंने कहा, क्योंकि उस वक्त जम्मू में बहुत पीक मिलिटेंसी थी, इवन 4 बजे 5 बजे पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, कश्मीर में आर्मी भी रोड्स पे जाती डरती थी। ये 2001 की बात है। तब उन्हें बोला, अब अमेरिका को पता चला कि मिलिटेंसी क्या होती है, और वाकई उसके बाद 2001 में अमेरिका ने भी
फिर उसामा बिन लादेन काफ़ी हासिल किया। तो ये एक बड़ी मोटिवेशनल कथा थी। इसी तरह कुछ ऑपरेशन थिएटर की कहानियाँ हैं, 3 ऑपरेशन थिएटर ऐसे ऑपरेशन की कहानी जहाँ मैं ऑपरेशन में मेरे से कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी लेकिन वो करेक्ट भी हो गई। तो मैंने एडमिट किया कि डॉक्टर की ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन सर्जन की हो सकती हैं, लेकिन उसको बड़ा विटी माइंड होना चाहिए सो दैट दे कैन बी करेक्टेड इन टाइम। इसी तरह एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, ये जब मैं एनएचएम में था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 या 6 जो ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स को चूज किया ऑल ओवर इंडिया एज जॉइंट सपोर्ट मिशन। तो भोपाल मध्य प्रदेश की 2 जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थी, एक छिंदवाड़ा और एक धार, उनमें कैंसर की कैसे वहां पर अवेयरनेस हो रही, कैंसर का कैसे अर्ली डिटेक्शन हो रहा, और मध्य प्रदेश का नाम पूरे इंडिया में था, वो हो रहा है। हमें वो बोला था कि वहां जाके चेकअप करो। हम सारी टीम गई थी। तो वहां पर एक जगह है छिंदवाड़ा के पास ट्राइबल एरिया में पतालकोट। तो पतालकोट की कहानी मैंने लिखी है। वो जगह जमीन से 300-400 मीटर नीचे है और वहां पर बिल्कुल सूर्य की रोशनी नहीं लगती। वहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं और जहां तक आम आदमी पहुंच नहीं सकता, वो ट्राइब्स कभी भी वहां से बाहर नहीं आए हैं। तो हम वहां पहुंचे, हमने उनके साथ खाना खाया। ट्राइबल्स ने हमारी भाषा जानते भी थे लेकिन बीच में मीडिएटर थे और उनको फिर उनके साथ बैठ के हमने खाना खाया। उसकी ओरिजिनल पिक्चर्स हमने डाली हुई हैं। और वहां पर वो ट्राइब्स ऐसे थे कि वहां से अगर कोई 12th पास कर लेता था उसको बगैर एंट्रेंस के एमबीबीएस दी जाती थी, और वहां से ट्राइबल का बच्चा जो 10th पास कर लेता उसको नौकरी दी जाती थी। यानी कि ऐसे ऐसे किस्से इसमें लिखे हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है और कुछ मोटिवेशनल भी हैं। और कुछ जैसे डॉक्टर डीबी शर्मा हमारे पीडियाट्रिशियन हुआ करते थे, जब उनकी डेथ हुई कुछ दिन पहले, उनके बारे में मैंने काफी मेंशन किया, वो कितने बड़े डॉक्टर थे, क्या था। इसी तरह लीडर्स के अलावा और भी काफी कहानियां हैं, अनसुनी कहानियां हैं। कुछ बॉर्डर बेल्ट की कहानियां भी हैं। जैसे एक कहानी है, मैं जब रजिस्ट्रारशिप करके मेडिकल कॉलेज से निकला तो मेरी पोस्टिंग होगी पिंडी चाड़का। ये जगह अरनिया के पास है, बिल्कुल बॉर्डर पे, 0 लाइन पे है, वहां पर बॉर्डर है। तो वहां पे मैं स्कूटर पे जाता था और ऑलमोस्ट फायरिंग 24 घंटे होती उस जमाने में। तो ऐसा ही एक किस्सा था, जब मैं एक दिन गया सुबह स्कूटर पे पीछे लगाता था, वहां पर एक मुझे बीएसएफ मेरे वहां आई थी, इवन पुलिस आई थी, मेरा वेट किया जा रहा था, डॉक्टर साहब आएंगे। एक बॉर्डर क्रॉस करते हुए बांग्लादेशी को उन्होंने मार गिराया था, उसका पोस्टमार्टम करना। तो बॉर्डर के ऊपर पहला पोस्टमार्टम मेरा हुआ, उसकी मैंने कथा लिखी है। तो ऐसी कई कहानी जो यंग जनरेशन को मोटिवेट करती है। सर, हमने देखा कि जो नए यूथ अब इस प्रोफेशन में आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी बड़ी रहती है। तो क्या आपको लगता है कि जब वो इतना हार्ड देखेंगे कि इन्होंने इतनी ज़्यादा हार्ड ड्यूटीज दी हैं, इतना हार्ड वर्क किया है, क्या उन्हें इस चीज़ में भी कोई असर लगेगा? डेफिनेटली मेरी बुक लिखने का मोटिव भी यही था, क्योंकि बात यह है कि इस प्रोफेशन में आजकल क्या हो रहा है कि काफ़ी टफ है एंट्री मारना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, पहले नीट का एंड टेट पेपर काफ़ी टफ होता है। तो वहाँ से जब बच्चा निकल के आता है, उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद, एमबीबीएस की आजकल वैल्यू बड़ी कम, उसको एमडी करने के लिए काफ़ी टफ करना पड़ता है, आईएनएस सीटी या नीट पीजी देना पड़ता है। उसके बाद उसको रजिस्ट्रारशिप करनी, तब जाके कहीं 15-12-13 साल के बाद वो स्पेशलिस्ट बनता है। क्योंकि आज स्पेशलिस्ट की वैल्यू है, तो एमबीबीएस को आजकल बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। तो इसीलिए उनको इतना हार्ड वर्क करना ना पड़े, एक मोटिवेशन है कि आगे जो जिंदगी है, अगर आपके पैशन है इस प्रोफेशन के प्रति, डेफिनेटली आपका दुनिया में नाम होगा। क्योंकि कोई भी बीमारी है बगैर पेशेंस के डायग्नोज नहीं हो पाती। और यंग डॉक्टर्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, सब उनको थोड़ा पेशेंस सीखना होगा। आई थिंक ये बुक उनके लिए भी है एक मोटिवेशन फैक्टर। सर, आपने इतने 42 साल का काम किया है एमबीबीएस के, क्या कभी जैसे आपने कहा कि इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है ऐसे ऐसे एरियाज में, मिलिटेंसी के दौरान, बॉर्डर बेल्ट में, क्या कभी आपको ऐसे लगा कि मैंने इस चीज़ के लिए तो एमबीबीएस नहीं की थी? क्योंकि अक्सर लोगों को डॉक्टर्स को देखकर एक इमेजिनेशन होती है कि डॉक्टर्स एक वाइट कोट पहनकर आएगा और एक अच्छे से एसी क्लिनिक में होगा, हॉस्पिटल में, जो हम अक्सर देखते हैं कि ऐसा होता है। तो क्या आपको ऐसे, अगर आप अपने बारे में पढ़ते हो, आपको लगता है कि मैंने इसलिए शायद एमबीबीएस नहीं की? ऋचा जी, आपकी बात मुझे बड़ी रेलिवेंट लगी। ये जो बुक में लिखा है मेडिसिन, ड्यूटी एंड डेस्टिनी, डेस्टिनी के ऊपर मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ, एक कहानी उस पर है कि मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, कैसे बन गया। मैं जब एमबीबीएस की, जब मैंने 12th पास की तब मेरी उम्र थी 15 साल। मैं एलिजिबल नहीं था क्योंकि वहाँ 17 ईयर्स होते हैं एमबीबीएस के लिए अप्लाई करने के लिए। जब मैंने ग्रेजुएशन की साइंस कॉलेज से बीएससी की, तब मेरी 17 साल उम्र थी। तो फिर मैंने एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया। तो एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें 80 मार्क्स रिटर्न के होते थे, 20 मार्क्स इंटरव्यू के होते थे, और मुझे सीट नहीं मिली। उसके बाद फिर एमएससी केमिस्ट्री की मैंने। एमएससी की केमिस्ट्री की जब 3 साल मेरे 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए थे, ऑलमोस्ट 4th में था मैं, तो जब मैं ड्यूटी पे वहीं पे था, जम्मू यूनिवर्सिटी तब इधर हुआ करती थी साइंस कॉलेज के सामने, तो मेरी सिस्टर घर से आई कि घर में एक टेलीग्राम आया हुआ है कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर जीएमसी जम्मू एज ए डॉक्टर एमबीबीएस ज्वाइन करना। मैं हैरान हो गया कि मैंने तो एमबीबीएस के लिए अप्लाई भी नहीं किया, मुझे कैसे सीट मिल गई।
कि जब पता चला, हुआ ये था, मैंने बीएससी के बाद जब अप्लाई किया था, उससे अगले साल नहीं अप्लाई किया था। उस जमाने में किसी 15 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट दायर की। रिट में एक था कि वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट क्या करती है कि 80 मार्क्स और रिटर्न के हैं, जो 20 मार्क्स इंटरव्यू होते हैं, जिसको लाना होता है उसको ज्यादा मार्क्स देते हैं, जिसको नहीं लाना उसको मार्क्स कम देके अपनी मर्जी से ही एमबीबीएस कराते हैं। ऐसे ही किस्सा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया ये तब कि आप एक इस साल की लिस्ट क्रैश हो गई और पिछले 2-3 साल के जो आपके पास रिटर्न के एग्जाम हैं 80 मार्क्स को कन्वर्ट कर दो 100 पे और दोबारा लिस्ट बनाओ। तो उस लिस्ट में क्या हुआ, मेरा नाम आ गया। शायद मेरे इंटरव्यू में बड़े कम नंबर दिए होंगे जानबूझ के, और रिटर्न में मेरे अच्छे मार्क्स हो, मैं डॉक्टर बन गया। तो डेस्टिनी से मैं डॉक्टर बन के, कहाँ मैं एमएससी कर रहा तो कहाँ मैं डॉक्टर बन गया, और कहाँ मैं डेस्टिनी, मैंने सोचा नहीं भगवान की मर्जी है मैं डॉक्टर बनूं, और आज ये बुक आपके सामने है। तो इसका मतलब है कि मैंने माना कि मेरी डेस्टिनी में लिखा था और मैंने पूरा हार्ड वर्क किया पैशन के। फिर कभी नहीं सोचा कि क्यों बने? कभी नहीं सोचा, और आज रिटायरमेंट के बाद मुझे मौका, मैं शुक्र हूँ भगवान का कि मैं रिटायर होगा, मैं और मौका दे पा रहा हूँ अपने पेशेंट्स को। पहले तो ड्यूटी के दौरान टाइम नहीं मिल पाता था, अब मैं मुझे ज्यादा टाइम मिल पा रहा है अपने लोगों से जुड़ने का थ्रू ट्रीटमेंट और क्लिनिकल प्रैक्टिस में। अच्छा सर, ये जो आप एज ए डॉक्टर जब काम करते हैं, सब लोग बहुत अलग अलग तरीके का काम करना पड़ता है। आपने कहा कि इस तरीके के एरियाज में भी आपने किया, मिलिटेंसी में आपने पॉलिटिशियंस के साथ भी किया। अब जब एक पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट कोई आता है तो उसके साथ बात करना एक अलग होता है, उसका केस है, कभी ऐसा भी होता है कि केस बिगड़ जाता है और डॉक्टर्स को बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। तो लेकिन जब ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सीएम स्तर के जो पेशेंट जब आपके पास होते होंगे, उस समय जब क्या मन में डर होता है कि इतना हाई प्रोफाइल सामने व्यक्ति है, उसको कैसे, क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं या कुछ अलग, या सिंपल जो नॉर्मल डॉक्टर आप एक पेशेंट को देखते हैं उस तरीके से, क्या कोई डर होता है उस समय मन में? वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? मैम आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, लेकिन एक बात मैं बताऊं, हमारे प्रोफेशन में 2 फील्ड्स होती हैं, एक एमडी और एक एमएस। एमडी कौन होती हैं? जैसे एमडी मेडिसिन है, फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट। एमएस कौन होते हैं? जो सर्जन हो, जो हार्ट का सर्जन हो, ब्रेन का सर्जन हो, जो गायनी का सर्जन हो, आई का सर्जन हो। तो ऑब्वियसली जब आदमी जो प्रोफेशन चूज कर रहा है तब डर खत्म हो जाता है, सर्जन का डर खत्म हो जाता है। कोई भी सर्जन जो होता है ना, जो ऑपरेशन थिएटर में काम करता है, क्योंकि वहां तो जमीन मौत, जिंदगी मौत को अपने सामने देखा होता है, तो इसलिए जिंदगी के छोटे मोटे डर सर्जन के खुद ही खत्म हो फर्क जाते नहीं हैं। पड़ता कि सामने मुख्यमंत्री है, कुछ वो चीज बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जब आपने जिंदगी मौत अपने सामने देखी हो, फिर आगे कोई भी बैठा हो, फिर हमें डर नहीं लगता। हो सकता है कि एमबीबीएस डॉक्टर हो, उसको डर लगे, हो प्रेशर कोई नहीं होता पॉलिटिशियन का कि नहीं, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन एक बात है, हमने जो भी बात एक वीआईपी को बतानी है वो सोच समझ के, क्योंकि जैसे ही कोई बात हम बताएंगे वो क्रॉस चेक होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताऊंगा कि एक बार की बात है, मुझे तब ये 2002-3 की बात है, तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो लैंडलाइन हुआ करते थे। तो रात को 3 बजे में चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस से फोन आता है कि मुफ्ती साहब को काफ़ी दांत में दर्द हो रही है, हम गाड़ी भेज रहे हैं, आप आ जाइए। तब लैंडलाइन पे फ़ोन किया। अब घर में सारे उठ बैठे, रात के टाइम डॉक्टर्स की जिंदगी यही होती है, घर में सारे उठ गए। तो मैं वेट करता रहा, वहाँ से गाड़ी आई, तो मैंने गाड़ी का वेट नहीं किया। मुझे लगा जब तक गाड़ी आएगी तब तक वो नाराज़ हो जाएगी। मैंने अपनी गाड़ी स्कूटर निकाला, स्कूटर पे था मैं, स्कूटर पे चला गया। जब मैं वहाँ गया तो सीएम साहब सो गए, नींद आ गई थी उनको। फिर मैंने आधा घंटा वेट किया, फिर मैंने उसको बोला क्या इशू है, उनको काफ़ी सीवियर डेंटल पेन हो रही है। फिर मैंने बोला सर उनको जगाओ, मैं आया हूँ। मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने उठ के बात की मेरे से, बड़े दिलदार आदमी थे वो। तो उनको जो भी दवाई मैंने दी बताई। तो ऐसे मतलब ऑड आवर्स पे आपको बुलाया जाता है, तो वो डर होता ही नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने जिंदगी में देखा जो वीआईपी, जो चीफ मिनिस्टर बनता है ना, उस कुर्सी पे जो बैठता है उससे बड़ा कुछ देखा होता है। जितने भी चीफ मिनिस्टर है, 99 में फारूक अब्दुल्ला साहब थे, 2002 में मुफ्ती साहब थे, उस वक्त 2005 में गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनके साथ मैंने काम किया। 2009 में आए ये उमर अब्दुल्ला साहब, फिर महबूब मुफ्ती साहब, फिर मैडम, फिर दोबारा मुफ्ती साहब बने। तो मैंने देखा जो चीफ मिनिस्टर कुर्सी बैठता है वो काफ़ी ठहरे हुए लोग होते हैं, कभी भी बदतमीजी नहीं करेंगे, और बड़े डॉक्टर से हर एक के बड़े साथ बड़े प्यार से बोलते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो उनके साथ वाले जो होते हैं वो ज़्यादा बदतमीज होते हैं। इसकी मैं एक एग्जाम्पल, इस बुक में एक चैप्टर है मेरा, ये चैप्टर है जब मैं गांधीनगर हॉस्पिटल में था, एक मेंबर पार्लियामेंट, उसको ईडी अरेस्ट करती है। उसको तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं, तो एक्स मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्ट करती है। तो अब क्योंकि वीआईपी था, अब होता है कि ऐसे वक्त वो हर वीआईपी कहता है कि मुझे
चेस्ट में पेन हो रही, घबराहट से हो जाती है। तो रात को 2:30 बजे वो उसको साथ 1000 फॉलोअर सपोर्टर उसके साथ लेके गांधीनगर हॉस्पिटल में आ गए और घेराव कर दिया। वीआईपी तो बड़ा पोलाइटली बात कर ली कि उसके साथ बदमाश समर्थक थे, वो बड़े बदतमीजी से हमारे डॉक्टरों को पेश आ रहे। लेडी डॉक्टर थी, वो तो घुस गई, कहानी इसमें मेंशन्ड है और इमेज भी है उस सीन की। और वहाँ एक डॉक्टर था जो एमडी कर रहा था, केरला का जो तेलंगाना का डॉक्टर था, काफ़ी टॉल, उसने बड़ा ही पेशेंस दिखाया। वो पेशेंस का काबिल तारीफ था। मैंने उस जब वीडियो बाद में किसी ने वो चैनल भी पहुंच गए थे, उन्होंने बनाई थी, उस डॉक्टर को 100 लोग घेर के गए। कोई कह रहा था आप गलत लिखो, इसका बीपी इतना लिखो, इतना लिखो। फिर मेरे को किसी ने फोन, सिक्योरिटी वालों ने फोन किया, डॉक्टर साहब आपके यहाँ हॉस्पिटल हंगामा है, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। मैं भागता हुआ आया, देखा, फिर मैंने जाके सीन को कंट्रोल किया। फिर पहले वीआईपी को मिला, अपना मेडिकल सुपरिटेंडेंट कमरा उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को दिया मैंने, आप आराम से बैठो, कोई बात नहीं, हम आराम से देखते हैं। मैंने पहले आप अपील करो अपने सपोर्टर्स को प्लीज। फिर उन्होंने अपील की अपने सपोर्टर, फिर जाके वो थोड़े बहुत कंट्रोल में। अदरवाइज उन्होंने उठा के कोई गंद बचा के रखा हुआ था। हालांकि पुलिस उनके साथ भी थी, हमारी हॉस्पिटल सिक्योरिटी थी, लेकिन इतना मॉब को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली उन डॉक्टर को जब मैंने किताब लिखना शुरू की, उनको मैंने फोन किया, वो एमडी करके तेलंगाना किसी हॉस्पिटल में लगे थे, डॉक्टर रविंद्रा उनका नाम है। फिर उनको मैंने मुबारकबाद दी और जिस दिन मैं रिटायर होना था, मेरी रिटायरमेंट पार्टी में मैंने इस डॉक्टर को अपने लिए अपने खर्चे से 3-4 हज़ार का बड़ा अच्छा सा मोमेंट वो डॉक्टर को मैंने दिया कि आपने जो हिम्मत दिखाई है, डॉक्टरों के लिए वो मिसाल है। सर एक आखिरी सवाल है कि 42 साल का एक्सपीरियंस आपने 42 लेसेस में डाले हैं, क्या इतना आसान है कि छूट गया कुछ? अभी बहुत कुछ छूट गया, बहुत किस्से छूट गए। जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब के कुछ किस्से हैं वो मेरे से छूट गए हैं, और बड़ी कहानियां जिसमें छूट गई हैं। लेकिन कोई नहीं, मैंने इस चैप्टर में इसमें लिखा है, मेरा बैग दिखाई दे रही है, यानी कि ऑन गोइंग जर्नी है, अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर फौजी की थोड़ी, पिताजी आर्मी में थे, ये ऑपरेशन थिएटर की 3 लेसन हैं। जीएमसी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर मेरे 42 लेसन स्टार्ट हुई। ये एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में हम बैठ के 20 साल चीफ मिनिस्टर के साथ गुजारे। ये हमारा लोगो है। ये बैग इसलिए दिखाई गई है कि ताकि मैं अभी चल रहा हूँ आगे, अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ, जल्दी कुछ और भी अभी और बड़ा कुछ नहीं। तो आपने सुन लिया कि 42 लेसन जो हैं इसके और 42 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी ज़िंदगी खत्म नहीं हुई। और इसका मतलब साफ है कि अभी आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा बुक्स जो है वो मिल सकती हैं, इस तरीके से और एक्सपीरियंस आपको गेन हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से कि इस किताब में बहुत कुछ है, आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ें। ना केवल इसमें मेडिकल को लेकर, बल्कि आने वाले जो इस प्रोफेशन में आने वाले यूथ होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, उनके लिए भी इस किताब में बहुत कुछ है। और किस तरीके से आप दिलचस्प किस्से हैं जब इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। तो एक बार आप इस किताब को जरूर पढ़ें। कैमरामैन जम्मू।